पिछली बार हमने आपसे चर्चा की थी विश्व के दो बहुत बड़े तथाकथित अर्थशास्त्रियों के लिए या आप आर्थिक विशेषज्ञ मानिए, जिनके विषय में मैंने आपको बताया था कि पॉल बैरोक की पहली रिपोर्ट 1983 में आती है, जिसमें वो बताते हैं कि 1750 के आसपास भारत और चीन का योगदान कितना था। लगभग 66% योगदान इनका था, और जिसको आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं या संपूर्ण एशिया वगैरह, उसका योगदान 73% या 73% था। और इस बात को सुनने के बाद जो पश्चिम देशों के लोग थे, उनको ये लगा कि विकास तो हमारा विशेषाधिकार है और इस कारण यह रिपोर्ट झूठी है। तो उन्होंने एंगस मेडिसन को यह काम दिया, बहुत से सांख्यिकी विशेषज्ञ माने स्टैटिस्टिशियंस को देकर के, बहुत से इकोनॉमिस्ट उनको दिए, अर्थशास्त्री उनको दिए, और बहुत से इतिहासकार माने हिस्टोरियंस दिए गए, और तब एक स्कीम बनाई गई जिससे पता लगा कि ये सब मिलकर के ये जानेंगे कि वाकई 1750 के अंदर भारत इतना डेवलप्ड था, इतने विकासशील था, और यूरोप इत्यादि इतने कमजोर थे आर्थिक रूप से। तो इस रिपोर्ट को एंगस मेडिसन ने ईयर 1 से बनाया, वर्ष 1 से। आज चल रहा है 2021, मैंने पिछले 2021 वर्षों को लेकर उसने पूरी ये इतिहास को ढूंढा और उसमें अर्थशास्त्र को लगाया, और जो भी उसकी रिपोर्ट्स थी वो उन्होंने दी। और इस रिपोर्ट को बनाने के लिए OECD कंट्रीज हैं, जो इकोनॉमिकल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के नाम से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिकल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के नाम से 28 देश जो हैं, विश्व के सबसे अमीर देश उस समय थे, उन्होंने मिलकर इसके लिए पैसा लगाया। देखिए, एक बात आपको जो पश्चिम देश हैं उनकी एक बात की तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि जो भी उनको समाचार मिलता था, माने जो भी उनको कोई रिसर्च मिली, उसको वो रिकॉर्ड कर लिया करते थे, लिख लिया करते थे। बाद में हो सकता है वो रिकॉर्ड गलत है, ठीक है, उसकी पुष्टि किया करते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने हर चीज को लिखने की कोशिश करी। और मैं जो ये आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, ये इसके लिए कि एक ऐसी रिसर्च जो OECD कंट्रीज ने बनाई है, जिसको आज भी सबसे बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्ट माना जाता है अर्थशास्त्र के अंदर। इससे बड़ी रिपोर्ट आज तक विश्व के आर्थिक इतिहास की कोई नहीं बनी। लेकिन दुर्भाग्य यह है इस रिपोर्ट में कि जो बातें हैं वो हमारे आज की तारीख में किसी भी शिक्षा के कोर्स में नहीं है। मतलब बच्चे 12वीं में अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, 11वीं में पढ़ते हैं, स्नातक स्तर पर पढ़ते हैं, BA में पढ़ते हैं, MA में पढ़ते हैं, और अलग अलग मैनेजमेंट लाइनों में पढ़ते हैं, लेकिन कहीं पर भी इस रिपोर्ट का उल्लेख नहीं है। यही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिसके कारण मुझे ये बात आज कहनी पड़ रही है। तो एंगस मेडिसन की जो रिपोर्ट है उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमी अ मिलेनियल पर्सपेक्टिव। मतलब एक मिलेनियम, उसने एक वर्ष 1 से लेकर के अभी तक का सारा जोड़कर उसने बनाया। अब ये रिपोर्ट जब आएगी तो शायद आपको भी चौंका देगी, इसलिए मैंने इस रिपोर्ट को पूरा एक ही बार डालने का फैसला किया। अब एक ही बार रिपोर्ट आएगी जिसमें सब चीजें ग्राफ में बनी हुई हैं, आप वो देखिएगा तो आप आज दंग रह जाएंगे कि भारत और चीन या पश्चिम देश, या जिन्हें विकासशील देश के नाम पर पीछे धकेल दिया गया है, वह देश वास्तव में क्या थे। आइए ये देखिए, ये रिपोर्ट है। देखिए, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड GDP, परसेंटेज ऑफ टोटल, ये 2007 में खत्म हुए हैं, इनकी मृत्यु हुई है। लेकिन नीचे देखिए आप, सोर्सेज में लिखा हुआ है एंगस मेडिसन, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन, द इकोनॉमिस्ट, परचेजिंग पावर पैरिटी, ये बनाई है रिपोर्ट।
अब अगर वर्ष एक को आप देखेंगे, वर्ष एक में सबसे पहले नीचे का स्तंभ जो आपके सामने आएगा, लगभग 25% तक का जो डार्क ब्राउन भूरे रंग का जो स्तंभ है वो आपके पास आएगा 25% के आसपास, वो है चीन का। उसके ऊपर 25 से लगभग 60 से थोड़ा सा कम 58 समझ लीजिए, तो ये 33% योगदान है भारत का। तो 33 और 25 अगर आप इन दोनों को मिलाकर लें तो आप ये कह सकते हैं लगभग 58% योगदान सिर्फ भारत का और चीन का था। और बाकी अगर सारे देश जोड़ दिए जाएं तो उनके अंदर आपके सामने थोड़ा सा आपको इटली का नजर आएगा, और ये सब लगभग मिलाकर के 68% के बारे में 3/4 से ऊपर ये हिस्सा जीडीपी में था, मतलब सकल घरेलू उत्पाद में। सन 1000 तक आते आते आप देख सकते हैं भारत, पहले देखिए चीन को, चीन जो 25% के आसपास था वो 22-23% पर आ गया। भारत चीन मिलकर के जो पहले 58% थे वो दोनों मिलकर लगभग 50% के आसपास आ गए, मतलब चीन 22% रहा, भारत 28% रहा। अब आप 1500 को देखिए, 1500 में लगभग वही स्थिति है, 1600 में थोड़ा बढ़ गए, 50 से 52% हो गया, 1700 के अंदर आप देखें फिर बढ़ लगभग वही रहा, 1820 के आसपास आप ये देख सकते हैं कि चीन का योगदान बढ़ गया। 1700 के अंदर आप देखेंगे भारत और चीन लगभग बराबरी के स्तर पर 48% के आसपास, इन दोनों का 24, 23 या 24%, 25% ये इनका योगदान रहा है। ये आप इस ग्राफ से देख सकते हैं। लेकिन 1820 तक आते आते आप देख सकते हैं चीन का योगदान 33% हो चुका है और भारत का लगभग 20-22% से भी कम रह गया, 18% के आसपास आ गया। और 1820 की ये घटना है, उसके बाद 1870 में, 1900 में, 1913 में, 1940 में और 1970 तक आते आते आप देख सकते हैं विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में 1970 के दशक तक चीन लगभग 4-5% पे आ चुका है, भारत 3% पे आ चुका है। और अब आप देखिए जो अमेरिका जो दिखाया गया है डार्क ब्लू के अंदर, अमेरिका दिखाया गया, आप देखिए अमेरिका यूएस का योगदान सबसे पहले 1820 में 2-3% नजर आता है, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते आप 1970 तक अगर इसको ले आते हैं तो उसका योगदान लगभग 25% उसका योगदान आ जाता है। तो इसीलिए जो रिपोर्ट पॉल बैरोक की थी कि आपके पास ये सब कॉलोनियल नियम, देखिए कॉलोनियल नियम मतलब ये अंग्रेजों का जो नियम था, ब्रिटेन का, तो ये ब्रिटेन का नियम कब आया आप देख सकते हैं, लगभग 1500-1600 तक ब्रिटेन 2% था, 1700 पर ब्रिटेन भारत में आ चुका था, 1657 के आसपास जहांगीर के पास जब टॉमस रो अपनी लेकर आया था और वो कूपर विला उसने कोठी बनाई और वहां काम शुरू किया। ये आप इतिहास पुराना जानते हैं। 1820 तक आते आते ब्रिटेन थोड़ा सा बढ़ा और 70 में आते आते और बढ़ा, 1870 से 1900 के बीच में ये लगभग 8 से 10% के बीच में रहा। और अमेरिका उस समय धीरे धीरे बढ़ा और 1870 के बाद अमेरिका सीधा हर बार बढ़ता लगभग चला गया। और 2008 की ये आखिर की रिपोर्ट बताइए जिसमें चीन आप देखिए कितना बढ़ चुका है, चीन आज लगभग 18% हो गया है, भारत लगभग 5 से 6% के बीच में रखा हुआ है। तो ये दो बातें यहां समझने की बात है कि सन 1700 तक, 1600 देखिए जब अंग्रेज आए हैं 1600 के मिडिल में, तब आपको ये पता लग जाना चाहिए कि अंग्रेज लोग इसके लिए भारत आए थे, क्योंकि उन देशों को तब तक ये समाचार मिल चुका था कि भारत एक बहुत समृद्ध देश है, इसके पास व्यापार करने चलते हैं, जिसको आपने कभी क्या कहते हैं, कोलंबस के नाम पर यात्रा निकली, कभी वास्को डी गामा के नाम पर यात्रा निकली और ये लोग ढूंढते ढूंढते भारत में आए। तो सन 1600-1700 तक आप देखिए, मतलब अगर आज 2000 है तो इसका 1700 का आप लगा सकते हैं कितने, लगभग 80% से अधिक समय
भारत और चीन एक दूसरे के कंपटीटर थे, लेकिन शायद एक दूसरे को सहयोग भी देते रहे होंगे, जिस कारण से पूरी दुनिया के ऊपर 2/3 जीडीपी पर, सकल घरेलू उत्पाद पर इनका आधिपत्य था। इसमें एक बात और अगर आपको धर्म से सीखनी हो, धर्म के नाम पर, मतलब मेरा धर्म उससे मतलब नहीं है, पंथ से मेरा मतलब है कि हम भारत में बौद्ध धर्म आया अशोक के बाद, या भारत का हिंदुत्व रहा, भारत ने धर्म की प्रेरणा किसी को नहीं दी। मतलब दूसरे शब्दों में हम पिछले एक से लेकर संवत 1 से लेकर 1600 तक, सन 1 से लेकर सन 1600 तक हमने भारत में न विश्व में न कभी किसी को कहा कि आप हमारे अधीन रहिए, न हमारे व्यक्ति विश्व में लोगों को बताने गए कि हम कितने बड़े हैं या हमारे धर्म की पूजा करें। ये तो चीन आया जो बुद्धिज्म यहां से लेकर गया, और भी देश आए जो यहां से लेकर गए। भारत ने कहीं पर अपने दूत नहीं भेजे हैं। आपको हर्षवर्धन की कहानी पता होगी, इन लोगों की पता, जो ये लोग वहां से भारत में शिक्षा लेने आए, पर भारत ने किसी को नहीं भेजा। तो ये भारत का इतना बड़ा इतिहास है जो ये बताता है कि लगभग 80% समय अगर आप सन 1 से चुने, भारत कितना मजबूत देश रहा होगा। और दूसरी बात, समय समय पर इस बारे में जानकारियां मिलती रहती हैं कि भारत में कितना बड़ा औद्योगिक विस्तार था। और एक बात आप समझ लीजिए, यदि आप 2/3 के आसपास, अगर भारत की अकेले की बात करें तो 1/3 की बात। हाँ, यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो इन्होंने भारत का योगदान लिया है, ये पूरे भारत का, मतलब आज का ईस्ट पाकिस्तान जो या बांग्लादेश बन चुका है या पाकिस्तान है, ये पूरा जो भारत का बर्मा, ये पूरा क्षेत्रफल था भारत, इस पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं, इसमें इतना योगदान था। अब अगर आप 33% के करीब पूरे विश्व में योगदान दे रहे हैं, 1/3 योगदान दे रहे हैं, तो आपको एक बात स्पष्ट समझनी चाहिए कि इसका सीधा सा अर्थ है, भारत मात्र कृषि प्रधान देश नहीं रहा होगा, कृषि पर आधारित उद्योग अवश्य करता होगा। आज देखिए, आज हम एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री में क्या बोलते हैं, फूड की प्रोसेसिंग, खाने को जमा कर लो, मतलब प्रोसेस कर लो, सर्दियों का खाना गर्मियों में खाना है, इसको कर लीजिए, प्रोसेसिंग कर लीजिए। शायद वो नहीं रहा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कभी भी हर समय में मतलब हर मौसम में नई फसल निकलती है, उसका अपना ही आनंद है। तो वो हमारे पास नहीं आया, लेकिन किसी दूसरे रूप में हम शायद कृषि को अच्छे तरीके से करते होंगे। जो भी रहा होगा, गौ की हमारे इतनी महानता रही है, वो गाय की महानता मात्र धर्म पर नहीं है, उस गाय के गोबर से आपने पूरे खेत सींचने हैं, कृषि प्रधान व्यवस्था है, तो वो सारी बातें एक साथ जुड़ती रहती हैं। इसी के साथ आप एक और फिगर देखिए, ग्राफ देखिए, ये भी एंगस मैडिसन का है। ये देखिए, ये बनाया हुआ है ऑल मेजर कंपेयर्ड बाय जीडीपी फ्रॉम द ईयर 1 एडी, शेयर ऑफ जीडीपी वर्ल्ड पावर। अब इसमें देखिए, ये एंगस मैडिसन की मृत्यु तो 2007 में हो चुकी थी, और ये रिपोर्ट मतलब तब तक बन चुकी है। और अब जो ये पूरे विश्व ने आपके सामने रखी हुई है, ये आज भी अवेलेबल है नेट के ऊपर, आप देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो भारत का हिस्सा है, जो इन्होंने दिखाया 18 से 58 के बीच में लगभग 40% हिस्सा इन्होंने बताया सन 1 में। हालांकि भारत और चीन को मिला करके तो बहुत अधिक होता है, लेकिन भारत में ऊंच नीच चलते चलते बीच में 1960 के आसपास भारत का बहुत कम रहा, और उसके बाद फिर दिखाया भारत थोड़ा थोड़ा 2017 में बढ़ने लगा। जापान का आप देख सकते हैं, जापान 1940 के बाद, देखिए जापान में कब एटम बम गिरे, 1946 में। 1946 में एटम बम गिरने के बाद जापान ने जो अपना रोल अटेंड किया है, दरअसल इसी पर 1983 में सवाल उठा था। पॉल बैरोक की कहानी आप इस ग्राफ में देखिए, 1983 80-83 कहां आ रहा है, तो उस समय जो 1980-83 की बात आ रही है, तो जापान का योगदान आप देख सकते हैं लगभग रशिया के बराबर है, इंडिया से बड़ा है, चीन से बड़ा है, एकमात्र अमेरिका से उसका कम है, वरना सभी देशों से बड़ा है। तभी तो यह प्रश्न उठा था कि जापान में ऐसा क्या हो गया, जिसके बाद पॉल बैरोक ने बोला। अब
मेरी यही विनती है कि ये सारी बातें लोगों को पता होनी चाहिए। भारतीयों को क्योंकि एक दुर्भाग्य है, भारत का संपूर्ण पाठ्यक्रम सिर्फ ये बताता है कि हम एक बहुत छोटे देश थे, मतलब निम्न कोटि के देश थे, शायद हमें खाना भी नहीं आता था, कपड़े हमें नहीं मिले थे, वगैरह वगैरह, और अंग्रेज आए, उसके बाद हम कुछ बने। अब जब इस शोध को अंग्रेज मानते हैं उन्होंने क्या किया, तब भी आज हम उसको नहीं पढ़ना चाहते, अपना रहे एजुकेशनल डिस्कोर्स में नहीं है। मुझे ये बात इसीलिए आपसे कहनी पड़ी। कृपया करके इन बातों को लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। ये ठीक है कि सिर्फ इतिहास पर रोकर हम कुछ नहीं कर सकते वर्तमान की तरक्की, लेकिन कम से कम इतिहास को जान करके कि इतिहास में भारत क्या था, आज हम में कम से कम यह भावना तो आ सकती है, कभी हम भी महान थे तो अब फिर हम महान बन सकते हैं, अब फिर हम बड़े बन सकते हैं। यही मुझे आपसे कहना था। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।